आजकल लालच दे के कई सारे इन्वेस्टमेंट करवाए जा रहे हैं कि 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा और इससे कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही फँस रहा है। हर आदमी बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स सब लोग इस जाल में फँस रहे हैं। उस आदमी की याद नहीं आ रही है, लेकिन उनके न रहने पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आया है, गाड़ी का इंश्योरेंस है साहब 20 लाख रुपए का, लेकिन अगर खुद का इंश्योरेंस पूछते हैं लाइफ इंश्योरेंस तो वो होता है 15 लाख 10 लाख रुपए का। एनुअल इनकम का 20 टू 25 टाइम्स आपका जो है वो इंश्योरेंस होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। अब जो जेनज़ीज़ हैं या जो यूथ है वो ऐप के थ्रू शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। कुछ लोग एफ के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं और एफ में 95% लोगों ने अपने पैसे को खोया है, पैसा कमाया नहीं है। और मकान भी कितने हैं, तो मकान एक होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा मकान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गए हैं, बट वो लोग भी आज के टाइम पे सेकंड हैंड कार और रेंटल हाउसेस प्रेफर कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी कितनी सही है आपके हिसाब से? इंडियन सोसाइटी में आज भी ये टैबू है कि हम फाइनेंस को लेके किसी से एडवाइस नहीं लेंगे, ये तो मेरा है, मैं मेरे हिसाब से कर लूँगा। तो मिड 30s या 40s में उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब में फंसे हुए हैं, कुछ स्टार्टअप करना है या वो पैशन फॉलो करना है, तो ये सब छोड़ के आ जाएँ। फिर उनको ईएमआईज़ ध्यान आती हैं, तो फिर वही ट्रैक पे चले जाते हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन है या उनको जॉब ही करते रहना चाहिए? पहली बात तो न खाता न बही, जो हम कहें वो सही। इस थॉट प्रोसेस के ऊपर व्यापार कर रहे हैं तो आप फेल होंगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक मिक्स में करना चाहिए, गोल्ड प्लस। आज के हमारे गेस्ट हैं कीर्ति जोशी सर, जिन्होंने जीएसटी पर लगभग 800 से ज़्यादा सेशंस लिए हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया। और एज एन फाइनेंशियल प्लानर वो लोगों को एडवाइस करके उनके लाइफ गोल को अचीव करने में, उनके वेल्थ को अचीव करने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आइए मैं रूबरू करवाता हूँ आपको कीर्ति जोशी सर से, जो कि आज हमें बताएंगे बेसिक फाइनेंस और क्या चल रहा है फाइनेंस में आज के टाइम पे, क्या ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें। आइए हम वेलकम करते हैं कीर्ति जोशी सर। थैंक यू मधुर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। फाइनेंस और अकाउंटेंसी को हम बेसिक से शुरू करते हैं, जिसे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। क्या सिनेरियो है इंडिया में इस टर्म को लेके? सर वैसे भी कुछ नहीं पता है और उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जनरली बाकी सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हम ये सारे सब्जेक्ट्स 6 स्टैंडर्ड्स के बाद से पढ़ना लगभग चालू कर देते हैं। बट अकाउंटेंसी और फाइनेंस इज़ द सब्जेक्ट जो हमें स्पेशली आफ्टर 11th जब हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तब लेने को मिलता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ फाइनेंस लिटरेसी या फाइनेंशियल लिटरेसी हम बोलें, वो नहीं है। उसका सबसे बड़ा बेसिक रीज़न ये है कि हमें स्कूल में भी कभी देखने को नहीं मिला और फिर जब हम फैमिली में आते हैं तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ जनरली नहीं होती है। सर पहले मोर और लेस अकाउंटेंसी बिजनेस या इस वाले पार्ट पे ही रिलेट करती है, क्योंकि जब लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो वहाँ पे नहीं होता, और पहले मुनीम जी होते थे, वो सारी चीज़ों को हैंडल करते थे। आज के टाइम पे क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों इस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ा है? सर देखिए, आजकल 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सबसे पहला, हमारे यहाँ फैमिलीज़ जो है वो न्यूक्लियर होती जा रही हैं। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में होते थे, तो फैमिली के साथ हमारे पास ये होता था कि फैमिली एक हमें जो बैकअप मिलता था, एक सपोर्ट मिलता था, पूरी फैमिली के साथ हमें मिलता था। तो जनरली ये होता था कि कोई फैमिली में अगर एक आध व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहा है, तो भी बाकी के मेंबर्स उसको टेक केयर करते थे। बट आज न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद अगर कोई अनहैपनिंग होती है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ जाकर ये इश्यू आता है कि अब फैमिली को टेक केयर कौन करेगा। और क्योंकि सभी लोग अपने-अपने आज अलग-अलग हैं, तो वो आत्मीयता भी कम हो जाती है, पहला। दूसरा, अकाउंट्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो चीज़ें जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन पे जा रही है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग होता जा रहा है, तो इवन जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी सब इसको यूज़ करके, और अगर आपसे कोई गलत कहीं पर भी कोई कदम हुआ है, तो आपके लिए खड़े रहते हैं और आपको तुरंत नोटिस देते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं विदिन द परमिसिबल लिमिट करना है, और दूसरा हमारी फैमिली के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करना है। सर विद इन द परमिसिबल लिमिट, आजकल लालच दे के कई सारे इन्वेस्टमेंट करवाए जा रहे हैं कि 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, और इससे कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही फँस रहा है। हर आदमी, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स सब लोग इस जाल में फँस रहे हैं। तो क्या अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, या किस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं?
सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम को मालूम था कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी माता सीता ने कहा कि सोने का मृग है और प्रभु पकड़ के लाइए। तो प्रभु उस समय निकले और उस हिरण के लिए गए, और माता सीता, रेस्ट ऑफ द स्टोरी हमें पता है। तो व्यक्ति कहीं पर भी जब इस तरीके के किसी भी ट्रैप में फंसता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो ऑनलाइन उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, वहां पर सबसे की इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ग्रीड है सर। आप जहां ग्रीड में फंसे, वहां आप ये मान के चलिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने को है। हम लोग इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं कि बेसिक 3 मिथ्स क्या हैं इंडियंस में इंश्योरेंस को लेके जो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। सर सबसे पहला तो हमें लगता है इमोरल है। अश्वत्थामा और इन सब के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो चिरंजीवी है, तो वो हम इंडियंस हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। दैट इज द फर्स्ट मिथ। देखिए, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई, तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। तो पहला, इंश्योरेंस होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि अनहैपनिंग किसी के भी साथ हो सकती है। दूसरा, जनरली लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक मानकर चलते हैं, जो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंश्योरेंस होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सर। इंश्योरेंस केवल और केवल ब्रेड विनर मेंबर का होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहैपनिंग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो फैमिली के लिए ब्रेड बटर की व्यवस्था करता है, तो उनके न रहने पर सबसे ज्यादा किसी चीज की याद आती है, तो वो ये आती है कि आज वो होते तो हम इस फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट करते। तो बेसिकली उस आदमी की याद नहीं आ रही है, लेकिन उनके न रहने पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आया है, हमें उसकी याद आती है, विच इज ट्रू। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे बाद मेरी फैमिली सफर ना करे, तो ब्रेड विनर मेंबर का होना चाहिए। और तीसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई इंश्योरेंस होना, तो कौन सा होना, हमारे यहाँ 3 तरह के प्लान चलते हैं। इंडोमेंट प्लान चलता है, यूलिप चलता है, और टर्म प्लान चलता है। इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान इज द बेस्ट प्लान। और कितनी एज तक के लिए होना चाहिए, कितनी प्रीमियम होना चाहिए, किसी प्लान को लेते समय क्या देखना चाहिए, वो सब फिर एक अलग सब्जेक्ट है सर। आपने बोला कि ब्रेड विनर का ही होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ तो वाइफ, बच्चे, पापा, मम्मी, तो ये इसको थोड़ा सा और आप समझाएं। सर देखिए, क्या होता है, अगर आपने इंश्योरेंस करा और इंश्योरेंस में जनरली ये हुआ कि यार मेरा तो हो गया है, अब वाइफ का कर लेते हैं, एंड वाइफ इज अ हाउस वाइफ, या बच्चों का कर लेते हैं, तो अगर मेरे साथ कुछ अनहैपनिंग होगी, तो वैसे भी उसके बाद घर के बाकी खर्चे चलाने में उनको सोचना पड़ेगा। तो उस समय उस एडिशनल पॉलिसी की प्रीमियम हो सकता है वो पे नहीं कर पाए, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी वहीं पर लैप्स हो जाए। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, ब्रेड विनर मेंबर का होना चाहिए, किसी दूसरे मेंबर का नहीं होगा, परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरा सर, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस होता है। इनएडिक्वेट इंश्योरेंस का मतलब, गाड़ी का इंश्योरेंस है साहब 20 लाख रुपए का, लेकिन अगर खुद का इंश्योरेंस पूछते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो होता है 15 लाख 10 लाख रुपए का। अगर आज कोई भी अनहैपनिंग हो गई, तो वो 10 लाख रुपए कितने दिन बच्चों की एजुकेशन या फैमिली के लिए मतलब नीड को फुलफिल कर पाएंगे। तो टर्म प्लान अगर कोई व्यक्ति लेता है 1 करोड़ 2 करोड़, तो जनरली क्या फॉर्मूला होना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए। तो जितनी आपकी एनुअल इनकम है, एटलीस्ट उस एनुअल इनकम का 20 to 25% 20 to 25 टाइम्स आपका जो है वो इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। लेट्स से मैं साल का 5 लाख रुपया कमाता हूँ, तो बेयर मिनिमम मेरी फैमिली का 1 करोड़ रुपए का मेरा टर्म प्लान होना चाहिए, सो दैट अगर मेरे साथ कोई अनहैपनिंग होती है, फैमिली कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती है, तो भी उतने पैसे के बाद अगर वो उसको कहीं भी सेफ इन्वेस्ट करते हैं, तो उतनी इनकम वो इजीली अर्न कर पाएंगे, जिससे कि 5-6 लाख रुपए का उनको रिटर्न मिल जाए आफ्टर टैक्स, और वो उनके घर को आराम से चला सके। अभी आपने इंश्योरेंस के प्लान के बारे में बात करी थी। क्या आप 3 प्लान्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये प्लान्स होते हैं और इस एज ग्रुप वाले को इस प्लान में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि यूलिप, इंडोमेंट और टर्म प्लान, तो केवल और केवल टर्म प्लान होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि प्योर टर्म प्लान ही किसी व्यक्ति के लिए परफेक्ट प्लान होता है। किस एज में लेना चाहिए, जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, कितनी लंबी एज के लिए लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें ये देखना है कि जनरली 65 की एज एक ऐसी एज होती है जब आदमी
अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट से फ्री हो जाता है। बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद का इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं और व्यक्ति की लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जितना उसे पैसा अर्न करना होता है वो लगभग कर चुका होता है, रिटायरमेंट के लिए जाता है। तो 65 तक की एज इज द परफेक्ट एज। अगर किसी को लगता है तो थोड़ा सा और बढ़ाकर 65 से 70 तक आप जा सकते हैं। तब तक का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि होल लाइफ कवर नाम की कोई चीज जनरली नहीं होती है, और होती है तो उसकी प्रीमियम जो होती है, जो नॉर्मल प्रीमियम उसकी 10 टाइम होती है। तो वो कोई पर्पस सर्व नहीं करती है। अगर मान लीजिए मैंने आज इंश्योरेंस करवाया, लेट से अगर कोई बंदा है जो 25 ईयर ओल्ड है या 27 ईयर ओल्ड है और वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाता है, तो उसके लिए मंथली प्रीमियम जो बैठती है वो 800 से 900 रुपीज बैठती है। रादर देन सिर्फ प्लेन टर्म प्लान लेने के, वो ये भी कर सकता है कि वो साथ में 1-2 राइडर ले ले। जो जनरली लोग गलतियां करते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर जनरली लोग मेडिक्लेम के टाइम लेते हैं। मैं कहता हूं कि उसको लाइफ इंश्योरेंस के साथ लेना चाहिए। रीजन, आज आप जिस एज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं, आपकी प्रीमियम आज फिक्स हो जाती है और आपकी बढ़ती एज के साथ फिर वो प्रीमियम चेंज नहीं होती, वो प्रीमियम फिक्स रहती है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर आज आप 25, 26, 27 की एज में ले लेते हैं, तो जब आप 60 के होते हैं तब तक भी वही प्रीमियम आपको पे करना होती है, विच इज द बेनिफिशियल ऑप्शन, ऑलवेज बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। तो एक क्रिटिकल इलनेस राइडर हमें ले लेना चाहिए और दूसरा एक्सीडेंटल राइडर जो है वो हमें लेना चाहिए। तो टर्म प्लान अगर आप ले रहे हैं, बहुत न्यूनतम प्रीमियम के ऊपर हम ये दोनों राइडर ले सकते हैं। तो अगर किसी के साथ कोई अनहैपनिंग होती है और उस वजह से वो डिसेबिलिटी में जाते हैं, तो एक्सीडेंटल राइडर जो है वो आपको 10-15 लाख 20 लाख रुपए का एक एडिशनल फाइनेंशियल एड दे देता है। तो वो आपके लिए लाइफ में काम आता है। सर, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस का बोला, आम जनता का एक क्वेश्चन बोले या उनकी परेशानी ये होती है कि हम जितने भी अभी तक इंश्योरेंस लिए हैं, एट द एंड हमें कुछ रिटर्न वैसा नहीं मिलता है कि हमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो ये इसके ब्रेकअप्स बता सकते हैं कि कैसे कंपनीज रन होती हैं या इनका ब्रेकअप क्या है? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, टर्म प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपने अगर प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम दिया, बस आपका रिस्क कवर है, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर कोई अनहैपनिंग नहीं होती है, आप खुद जिंदा रह गए, आप खुद बचे हुए रह गए अपने परिवार के लिए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ये रिटर्न्स वाली जो भी बात आती है, ये इंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान में आती है। जब हम इंडोमेंट या यूलिप प्लान, जिसमें जनरली ये कहा जाता है कि हम जिंदा रहे या 20 साल बाद हमें क्या मिलेगा, जनरली हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो वो 20 साल बाद जब हमें क्या मिलेगा, उसके लिए जब हम जाते हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 3 तरह की चीज़ों को अपने यहाँ करती है। सबसे पहला रिस्क प्रीमियम, आपके साथ अनहैपनिंग होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, उसको कंसीडर करते हुए एक रिस्क प्रीमियम चार्ज की जाती है। लेट से अगर आपने 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और उनको लगता है कि आपके साथ अगर कुछ अनहैपनिंग होगी और उनको 20 लाख देना है, तो उसकी रिस्क प्रीमियम कितनी होगी? लेट से वो रिस्क प्रीमियम 5000 है, तो 5000 इज योर रिस्क प्रीमियम। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन। तो आईए कमीशन जो है वो ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद तीसरी चीज होती है एडमिन एक्सपेंसेस। तो इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम कैलकुलेट करती है, तो इन तीनों को कंसिडर करती है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपको जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और 25 ईयर्स डाउन द लाइन जो 20 लाख रुपया देना है, तो आपसे जो भी प्रीमियम ली जाती है, पहले 3 तरीके के खर्चों को एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसी को कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट मुझे इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन पे भी देने के बाद पैसे को इन्वेस्ट करना है, या इंश्योरेंस कंपनी के जितने एडवर्टीजमेंट या एडमिन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको करने के बाद मेरा बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है और लेट से उसने 50,000 रुपीज़ पे किया, तो 50,000 पे 5% to 6% उसका फर्स्ट टाइम जो है इन सब खर्चों का एक लोड आ जाता है। तो वो पैसा 50,000 इन्वेस्ट नहीं होता है, वो 5-6% कम होने के बाद बाकी पैसा इन्वेस्ट होता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज टर्म प्लान लेना चाहिए। इंडोमेंट और यूलिप लेने की बजाय आप दूसरे ऑप्शन हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। बेटर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में पहले ऐसा चलता था कि हमारे पेरेंट्स एफडी या गोल्ड इस पे जाते थे। टाइमली लोग लैंड्स या रियल एस्टेट में आना शुरू किया। अब जो जेंजीज हैं या जो यूथ है वो ऐप के थ्रू शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसको आप स्टार्टिंग से लेके और अभी आपसे जब मैं बात कर रहा था आपने बोला न्यू एज फंड इस टाइप से, तो हम स्टार्ट करते हैं एफडी से। और अभी आप क्या ट्रेंडिंग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, वो कवर करते हैं? देखिए, आपने कहा कि जो हमारे सीनियर्स थे या हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं
उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड में। तो गोल्ड की बात करें तो 1955 से टिल डेट गोल्ड का जो एवरेज एनुअल यील्ड आया है सर, वो 13.5% आया है, विच इज हाईएस्ट। सो यील्ड वाइज आप बात कर रहे हैं तो 13.5, तो मैं कहता हूं कि पुराने लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, अगर हम वैसे बात करते हैं। एफडी, इन्फ्लेशन टर्मिनोलॉजी को अगर हम देखें तो जनरली हमारे घर के बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं, हमारे ज़माने में घी इतना रुपया किलो होता था, हमारे ज़माने में ये इतना रुपया किलो होता था। लेकिन साहब तब भी क्या आपके पास वो होता था? लेट से वो कहते थे कि हमारे टाइम पे सोना 300 रुपये ग्राम था, तब भी हम लोगों की फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि 1 आध किलो सोना मिल जाता है, क्योंकि तब पैसे की कीमत ज़्यादा थी। कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, हमें ऐसा लगता है कि यार बॉस, तब जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी आज अवेलेबल है, तो इसका मतलब पैसे की कीमत गिरी है। तो एफडी को अगर हम हर साल हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को देखते हैं और 10% का इन्फ्लेशन, 9% का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर एनुअली चलता है ऑन एन एवरेज, तो 8-9%, 10% के इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, 6% के एफडी के रिटर्न को कंसिडर करें, तो जो पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 साल बाद एफडी में इफ वी कंपेयर द रिटर्न्स तो नेगेटिव होकर ही आता है। सो दैट्स व्हाई एफडी इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन अगर किसी को लिक्विड की आवश्यकता है कि नहीं यार बॉस, मुझे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में ये फंड बिल्कुल इसकी आवश्यकता पड़ेगी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उस तरीके के ऑप्शन में फिर आप एफडी के लिए सोच सकते हैं। या फिर कोई बिजनेसमैन है और उसे ऐसा लगता है कि यार मुझे पैसे की कोई रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा रिक्वायरमेंट हो, सीजनल बिजनेस होता है, सीजनल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर फिर वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5-10 लाख रुपए की एफडी लिक्विडिटी के लिए भी उनके पास पड़ी हुई है और उसके अगेंस्ट वो ओडी ले लेते हैं, तो एडिशनल 1% पे हेज करते हुए उनको एक इंटरेस्ट पे फंड अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो वहाँ पर एफडी इज़ अ गुड ऑप्शन। और या फिर हम बात करें सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, जहाँ पर एफडी पे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, वो लोग अगर करते हैं और अब लाइफ में उनके साथ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को समझते भी नहीं है, नए सिस्टम को नहीं समझते, तो उन लोगों के लिए एफडी इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, जैसा आपने कहा कि प्रॉपर्टी, तो रियल एस्टेट के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला, एक बड़े फंड की ज़रूरत होती है, छोटा अमाउंट में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड, जब मैं चाहूँ कि मुझे आज इससे एग्जिट होना है, उस दिन में एग्जिट नहीं हो सकता। थर्ड, अगर मान लीजिए मैंने मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मुझे आज 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 10% प्रॉपर्टी सेल कर दूं और बाकी 90% मेरे पास रख लूं। सो देर आर फ्यू चैलेंजेस विद प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि कब करना है, कैसे करना है, वो हम बात करें, लेकिन सेकेंड, प्रॉपर्टी में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ ये चैलेंजेस आते हैं। थर्ड, आपने जैसा कहा शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये कहा कि कुछ लोग एफ के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं और एफ में 95% लोगों ने अपने पैसे को खोया है, पैसा कमाया नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हम लोगों के साथ कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, हम सभी को एक दिन में पैसा डबल करना है। तो हमें लगता है कि भाई आज हमने जो शेयर लिया है, कल ये इतने का हो जाएगा, परसों इतने का हो जाएगा और मैं सेल करके प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाऊंगा, विच इज़ नॉट ट्रू। और क्या स्ट्रेटेजी करते हैं लोग? वैसे जैसे बच्चे का रोज डायपर चेक करते हैं बार बार, वैसे अपने पोर्टफोलियो को बार बार सिस्टम पर चेक करते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट आया, वो सेल करके बाहर हो जाते हैं। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि बॉस, मेरे साथ ये हो रहा है कि कोई शेयर लॉस में चल रहा है, तो एक काम करो, इसकी अपन एवरेजिंग कर लेते हैं, कुछ नए स्टॉक्स परचेस कर लेते हैं और इसको एवरेज आउट कर लेते हैं। सर ये सब हम मन को समझा रहे हैं, एवरेज आउट करना या प्रॉफिट को बुक करके जल्दी फटाफट बाहर होना। तो सर प्रॉफिट को अगर आप बुक करके बाहर हो रहे हैं तो वो पैसा आपके पास रहा ही नहीं। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करके सोना होगा, एटलीस्ट फॉर 5, 6, 7 और 10 ईयर्स। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, साल 2 साल में रिव्यू करें। जो शेयर्स काम के नहीं आप उसको बाहर करें, जो शेयर्स आपको लगता है कि हाँ आपको एडिशनल इस पोर्टफोलियो में लेना है, उसको आप इन करें। इन ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका अगर प्रॉफिटेबल होगा तो वो ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ है सर कि डे इन डे आउट उसको एज अ ट्रेडिंग टूल यूज ना करें, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट टूल यूज करें। एवरेजिंग आपने बोला, एवरेजिंग तो मुझे लगता है कि 90% लोग करते हैं और आपने जैसे समझाया उस आइडियोलॉजी से तो कोई नहीं सोचता होगा।
अभी आपने जैसे बोला कि यूथ्स वाले पार्ट में हम बात करें कि जो 25 से उसे टर्म प्लान ले लेना चाहिए। अदर ऑप्शंस इन लोगों के लिए क्या हो सकते हैं जो आज अर्न करना स्टार्ट कर दिया या पॉकेट मनी है, तो उन्हें आज के टाइम पे टर्म प्लान के अलावा किस ऑप्शंस पे जाना चाहिए? देखिए, टर्म प्लान तो इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपने एक बार अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी और इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स डाउन द लाइन आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनल आना स्टार्ट होगी, तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट मुझे टर्म प्लान लेना है। लेकिन टर्म प्लान इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, तो जनरली लोग कुछ गलतियां करते हैं। गलती ये करते हैं कि हमारे यहाँ पर रियल एस्टेट में लोगों की इच्छा होती है कि इन्वेस्ट करना, और सभी को ये लगता है, एक सेंटिमेंट्स भी है कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई जॉब लगती है या आप अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, ये सजेस्टेबल नहीं है कि आप तुरंत जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें। रीज़न बीइंग, सबसे पहला आपके पास जॉब सिक्योरिटी उस समय उतनी नहीं होती है। अगर आपके साथ कुछ हुआ या आपकी जॉब चली गई, तो फिर आपने लोन लेके जो प्रॉपर्टी ली उसकी ईएमआई आप कैसे पे करेंगे, और आपका अकाउंट एक बार एनपीए हुआ, आपका सिबिल बिगड़ा, तो आपके साथ बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट होंगे। नंबर 2, आपकी उस समय उतनी सेविंग्स भी आपके पास नहीं होती है जिससे कि आप रियल एस्टेट में, क्योंकि एक बड़ा फंड लगता है। लेट्स से अगर आपने कोई भी, आज इंदौर जैसी सिटी में भी हम बात करेंगे तो 40-45 लाख रुपीज इज द मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर लगता है। अगर वो लगाया तो आपको अपना कितना पैसा आपके पास होना चाहिए और कितनी प्रॉपर्टी आपको लेना चाहिए, तो जनरली उसके लिए ये होता है कि जितनी आपकी अभी एवरेज एनुअल इनकम है, उस एनुअल इनकम की मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स की आपको प्रॉपर्टी सर्च करना चाहिए या 5 टाइम्स की करना चाहिए। उससे ज़्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करके और लेने के लिए जाएंगे तो आप एक विशु सर्कल में फंस जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास सेविंग्स नहीं है। तो जनरली लोग ये गलती करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10% पैसा जेब से देते हैं, 90% का लोन देते हैं। तो 90% का जब आप लोन ले लेते हैं तो जो आपकी आज हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचना चाहिए, नेट सेविंग बचना चाहिए, वो नहीं बचती है, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम इनकम है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ईएमआई में चला जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय फिर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आज आपकी इनकम है उसकी 3 to 4 टाइम एनुअल इनकम का आप प्रॉपर्टी देखें। अगर आप देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा की आप प्रॉपर्टी नहीं देखें। और तीसरा, जब जनरली लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर एक मिस्टेक और करते हैं, वो जनरली फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फ्लैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, अपार्टमेंट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको करना है तो आप ज़मीन से करें, ज़मीन से मकान करें या फिर प्लॉट में करें। और मकान भी कितने, तो मकान एक होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा मकान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। अब बात आती है कि भाई इनिशियली आपको करना है तो कैसे करना है। तो इनिशियली आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक मिक्स में करना चाहिए, गोल्ड प्लस आपका सिक्योरिटी मार्केट या इक्विटी मार्केट जिसको हम कहते हैं। तो गोल्ड प्लस इक्विटी मार्केट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कितना कितना हो तो आप 50-50% का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं इनिशियली, कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस इन्वेस्टमेंट का 50% आप गोल्ड में करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप रॉ गोल्ड खरीद कर रखें या फिर आप ज्वेलरी परचेस करके रखें। आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट के, तो इसमें आप गोल्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इक्विटी मार्केट में अगर आपको करना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 50% इन्वेस्टमेंट आप निफ्टी 50 में कर लें, 50% इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड ईटीएफ में कर लें या म्यूचुअल फंड्स में कर लें। गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ये कैसे होता है, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? कि जनरली लोगों का तो यही रहता है कि हम जाएंगे सोनी जी की दुकान से गोल्ड लेके आएंगे, और मम्मी लोगों का तो ये आइडियोलॉजी रहती है कि वो उन्हीं की दुकान से लेना है, उनकी तो शॉप्स भी चेंज नहीं होती क्योंकि वो उसी रेट पे हमसे वापस ले लेगा। देखिए सर, क्या है, मैं क्यों ज्वेलरी का मना कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो ज्वेलरी ली जाती है कि जब ज़रूरत लगेगी तब पहनेंगे, शौक पूरा करेंगे, और उसके बाद जिस दिन सेल करने जाएंगे उस दिन उतना पैसा मिल जाएगा, जो भी सोने का बाजार भाव होगा उस दिन हमको उतना पैसा मिल जाएगा। तो हमने शौक भी पूरा किया और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया। एक थॉट प्रोसेस हमारे यहाँ पर ये चलती है। लेकिन
हम बात करें तो प्योरिटी कितनी मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, और जनरली ज्वेलरी क्या हम बेच पाते हैं जब हमको आवश्यकता होती है, ये एक और चैलेंज हमारे साथ में आता है। और एक एक लगाव सा लग जाता है घर में, तो फिर वो जनरली एक बार जो ज्वेलरी आती है 90% टाइम वो ज्वेलरी नहीं बिकती है, और लिमिटेड ज्वेलरीज आपके पास होना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में जैसा मैंने आपसे कहा कि गोल्ड आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गोल्ड आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स ये दोनों ऑप्शन अच्छे ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में तो आप बट ऑब्वियस है, किसी भी कंपनी को देखिए, उनके जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, और उसको सेल करने का टाइम क्या होता है, तो उसको सेल जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है उसके बाद ही आप उसको रिडीम कर सकते हैं। ईटीएफ के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, ईटीएफ को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ईटीएफ क्या है, तो ईटीएफ आपका जो है, एक आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर गोल्ड रखा हुआ होता है, और आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक तरीके से उसके मालिक हो जाते हैं। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना परसेंट चार्जेस लगता है अगर हम ऐसे बात करें, तो जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो इस तरीके के जब आप इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो 1 to 2% जनरली चार्जेस जो है, एडमिन चार्जेस, और इनको डिडक्ट करती है। और ईटीएफ में जाते हैं तो नॉर्मली वो वेरी करता है 0.5% से लेके 1%। सो दीज ऑल आर दी ऑप्शंस। दोनों अच्छे ऑप्शंस है मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक्सपर्टीज की बहुत सारी मतलब कंसल्टेशन मिलता है, तो उसका एक अगर एडिशनल 1% आपको चार्ज हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। ट्रेडिशनल ऑप्शन में कुछ रिस्क भी है कि गोल्ड को आप चोरी करके कोई ले गया तो आपका जितना पैसा सेव किया हुआ है वो सब चला जाएगा, और उसको सिक्योर्ड रखना, होल्ड करके रखना, तो ये सब सारे चैलेंजेस भी हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दिस चैलेंजेस, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रखना, और फिर सेल करने जब आप जाते हैं तो ईटीएफ आप तुरंत सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी आपका तुरंत रिडीम हो जाता है, तो वो सारे चैलेंजेस आपके साथ में नहीं आते हैं। आप किसी को भी सेल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस दुकान से आपने परचेस किया था आपको वहीं सेल करना है। 3 ऐसी मिस्टेक्स बताइए जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम जनरली इंडिया में करते हैं। देखिए, पहली मिस्टेक तो मैं ये कहूँगा कि लोग जनरली जब जाते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो ये मान के कर लेते हैं कि बॉस मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है और मेरी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है, लेकिन मैं पैसा फंसा देता हूँ रियल एस्टेट में, और ये पैसा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स डाउन द लाइन जो है ये मल्टीपल होकर मुझे मिल जाएगा। तो वैसा नहीं होता है। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपकी मिड टर्म रिक्वायरमेंट है या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि मिनिमम 30 to 40% पैसा जो रियल एस्टेट की कॉस्ट है वो पैसा आपके पास आपका अपना होना चाहिए। 60% का आप लोन लेंगे तो अल्टीमेटली आपको एक्चुअल बेनिफिट वहां पर मिलेगा। अदरवाइज तो ये होगा कि आप, अगर हम लोन की बात करें कि जनरली 9% 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, और वो मैं इन्फ्लेशन को, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर आज देता हूँ तो अल्टीमेटली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 6 ईयर्स डाउन द लाइन जितना आप ब्याज पे कर देते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, फिर आप एप्रिसिएशन देखेंगे तो आपको 5 to 6% एप्रिसिएशन ही मिलता है। तो फिर उससे तो दूसरे ऑप्शंस क्या बुरे थे। तो सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि लोन कम से कम लेना है, 50-60% से ज़्यादा का लोन नहीं लेना है। और तीसरी मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं, तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि लेते समय वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास अगर ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर मुझे दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर देखेंगे तो एवरेज यील्ड जो बैठती है वो 3% to 4% बैठती है, और एप्रिसिएशन जो होता है वो लैंड का होता है, जो प्रॉपर्टी उस पर कंस्ट्रक्ट करी है उसका एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो फिर अगर मान लीजिए 3-4% का ही मुझे एवरेज यील्ड मिल रहा है तो इट्स बेटर कि फिर मैं रादर देन सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लैंड के अंदर इन्वेस्ट करूं, सो ओवर द टाइम मुझे उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा।
हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे हमारी टीम इस टॉपिक को लेके, तो एक चीज़ निकल के आई कि जो बड़े स्टार्टअप्स हैं या बिजनेसमैन हैं या फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गए, बट वो लोग भी आज के टाइम पे सेकंड हैंड कार और रेंटल हाउसेस प्रेफर कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी कितनी सही है आपके हिसाब से? देखिए सर, दोनों चीज़ों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अगर एक तरफ हम बोलें कि यार सेकेंड हैंड हाउस प्रीफर करना, तो सेकेंड हैंड हाउस आप कब तक प्रीफर करेंगे, या फिर सेकेंड हाउस नहीं कहूंगा, रेंटल हाउस आप रेंटल कब हाउस और तक, सेकंड हैंड कार। तो रेंटल हाउस आप कब तक प्रीफर करेंगे? तो आपकी एज अगर जब तक 35-40 है, तब तक आपके लिए ठीक है कि आप रेंटल हाउस ले लें। रीजन बीइंग, जैसा मैंने आपसे कहा कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम एवरेज यील्ड की बात करें तो वो बैठता है 3% और 4%। आप किसी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी को भी लेंगे, आज मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट अगर मैंने लिया, और वो फ्लैट अपार्टमेंट आज की डेट में अगर 1 करोड़ रुपीस का है, तो उसका मंथली रेंट क्या होगा? तो साहब उसका मंथली रेंट मुझे, अगर मैं बहुत अच्छे से भी दूंगा, तो 40,000 45,000 में मुझे वो प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे मिल जाती है। और ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टी जो है वो डेप्रिशिएट होती है। और इनिशियल स्टेज पे मैं ऐसी बड़ी सिटी के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले भी नहीं सकता। तो कुछ टाइम अगर मैं किराए से रह लिया और मैंने अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, जैसा मैंने आपसे कहा लैंड में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, और उससे मैंने बेटर रिटर्न अगर ले लिया, तो टिल 40-45 मैं उसको चला सकता हूँ। और आफ्टर 40-45, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि भाई एक अल्टीमेटली हमारे लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन प्लस एक हम इमोशनल अटैचमेंट दोनों को लेकर चले, हमारा घर होना चाहिए, और वो हमको बुढ़ापे में कहीं ना कहीं काम भी देता है। तो फिर आफ्टर 40 आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करके आप अपनी पसंद का घर ले सकते हैं। उसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी कम होगा और आप हैप्पीली जो है अपनी रिटायरमेंट लाइफ को लेकर चल सकेंगे। और गाड़ी का जहाँ तक सवाल है सर, तो आई डू एग्री। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी अगर आपका है तो इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर एज एन इन्वेस्टर देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कहीं जाना है, वो सेकंड हैंड कार भी मुझे वहीं पहुंचा रही है, नई कार भी मुझे वहीं पहुंचा रही है। एक 3 इडियट में डायलॉग था कि भाई आपकी घड़ी है, तो आपकी घड़ी जो है वो क्या टाइम बताती है? बोले मेरी 10 लाख की घड़ी या 3 लाख की घड़ी, तो वो कहती है मेरी 80 रुपए की, पर टाइम वही बताती है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है? तो आपको कहीं पहुंचना अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो गाड़ी कौन सी भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग उसको स्टेटस से जोड़ते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारा प्रोफेशन ऐसा है। तो जहाँ पर इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर बात अलग हो जाती है। अदरवाइज जो मुझे जानता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं किस गाड़ी में जा रहा हूँ। चलो, अभी आपने बताया घड़ी, टाइम तो वही बता रही है। आज मैं कुछ रील्स देख रहा था अभी, तो उसमें ये आ रहा था कि आजकल अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं कि घड़ी आज हम लेंगे, उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यूनिक से कि जिनको आज परचेज करेंगे तो उसका कुछ टाइम बाद वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ होता है? सर देखिए, ये हम अगर बोलें तो जनरली हमारे यहाँ पर हर एक बार इनकम ग्रुप एक ऐसा एज इनकम ग्रुप होता है जो जनरली, मतलब उस इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पर, हार्डली टोटल पॉपुलेशन में आप ऐसे गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, वैसे लोग होते हैं। तो 5 करोड़, 5 लाख की घड़ी, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख की घड़ी, बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस जो आती हैं, देखिए सर फिर भी उसमें ऐसा नहीं होगा कि एप्रिसिएशन होकर आपको मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ब्रांड को लेके कोई कॉशियस हैं, या आपको उस तरीके की चीज़ें कैरी करना है, तो वो ठीक है, आपने कैरी भी कर ली, और जब आप सेल करने जाते हैं, जितने में आपने ली थी उस पे डेप्रिसिएशन कम होता है और आपको रिटर्न मिलता है, तो वो ये सोचते हैं कि चलिए हमने इतना पैसा लगा लिया, उसके बाद हमको इतना भी मिल गया, तो सिर्फ इतने रुपए में हमारा शौक पूरा हो गया। लेकिन जहाँ हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो वो होता है जो मैंने आज इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर मुझे कुछ एडिशनल रिटर्न दे, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में एक डिफरेंस है सर। तो वो, अगर आपके पास बहुत एक्सेस पैसा है, तो फिर तो सर एंजॉय करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सर, इंडियन सोसाइटी में आज भी ये टैबू है कि हम फाइनेंस को लेके किसी से एडवाइस नहीं लेंगे, ये तो मेरा है, मैं मेरे हिसाब से कर लूँगा। तो क्या चार्जेस होते होंगे, या क्यों इतना लोगों ने वो डिस्टेंस बना रखी है, या क्यों एडवाइस लेना प्रेफर नहीं करते हैं लोग? सर देखिए, 2 चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहला तो मेंटालिटी का फ़र्क है। मेंटालिटी का फ़र्क हम ऐसे कहेंगे कि ना तो उतनी अवेयरनेस है, और सेकंड, लोगों को ये लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ट्रू, ट्रू। तो मेरे लिए कोई रिस्क हो सकती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट मेंटालिटी। और सेकंड जो है सर, लोग हींग के चक्कर में सब्जी बिगाड़ते हैं। लोगों को लगता है कि यार
एक इन्वेस्टमेंट प्लानर कि अगर इतने रुपया मैं दे रहा हूँ, तो इससे तो अच्छा ये प्लान मैं खुद कर लूँगा। बट हो सकता है कि आप जो प्लान करेंगे, उस पे अल्टीमेटली आपके पास एट द एंड रिटर्न कम आएगा। बट लोगों को वो बड़ा नुकसान करना एक बार चल जाएगा। और किसी भी कंसल्टेंट को, प्रोफेशनल को जब पे करने की बात आती है, तो वो हमारे यहाँ मेंटालिटी में ही नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर आप, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, आपने कुछ आर्टिकल बेचा तो उसकी वैल्यू है। लेकिन लाइक इफ़ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर और आप कहेंगे कि बॉस मेरी सर्विस का ये चार्ज है, तो किसी को भी उस सर्विस चार्ज से मतलब नहीं है। तो ये हमारे यहाँ इंडियन मेंटालिटी में है। और देखिए ये दिखता भी है। कैसे दिखता है सर? अगर हम बात करें आज की डेट में इंडियन जीडीपी वाइज, तो 60% population is still dependent on agriculture, and the per capita income of an agriculturist in India is 1,10,000 rupees per annum. If we talks about a person who is into manufacturing, so the percentage of person who is dependent on manufacturing is 27%, and the per capita income contribution of an manufacturist is 1,60,000 rupees. आपको मालूम है इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सर्विस इंडस्ट्री कर रही है। और सर्विस इंडस्ट्री का पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन जो है 2,30,000 रुपीज़ है। सो इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री को अगर बहुत अच्छे से लिया जाए तो बहुत अच्छा ग्रो होगा। बट क्या पता हमारे यहाँ पर लोग उस सर्विस की वैल्यू नहीं समझते हैं और उनको लगता है कि हमने अगर कुछ पे किया तो वो वेस्ट है। तो वो मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है सर। सर इसीलिए शायद हमारे अच्छे ब्रेन्स बाहर मूव करते हैं या उन्हें वो रिस्पेक्ट बाहर मिलता है, चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, ये सब इसीलिए बाहर जाना प्रेफर एग्रीड करते सर, एग्रीड। हैं। सेकंड चीज़, एक और आपने चीज़ बोली कि सर्विस में वो पैसा देना बड़ा खर्चा है। सेम चीज़ मैं, हम लोग एक फिटनेस ट्रेनर से बात कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि हमारे ट्रेनीज बोलते हैं कि यार ये 8,000 रुपये आप 1 घंटे क्यों ले रहे हो। या एक हमारे पंडित जी थे, वो बोल रहे थे कि पूजा के आप 5,000 रुपये क्यों ले रहे हो। तो सेम माइंड सेट निकल के आया कि ये 1 घंटे का पैसा नहीं है, ये चीज़ जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो पुराने 10 साल दिए हैं उसका पे है, ये उसका चार्ज है ये। बिल्कुल ठीक बात है। कहानी है छोटी सी। एक जहाज खराब हुआ और जहाज समुद्र में था। कैप्टन ने बोला कि ये जहाज खराब हो गया है और लगभग हम सब डूबेंगे। तो जहाज पर एक बहुत पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि यार कोई भी मुझे सेव कर देगा तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। जहाज पे एक मैकेनिक भी था। उसने कहा कि साहब इस जहाज को मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा क्या चार्ज लोगे? बोले पर मैं $10,000 इसके चार्ज करूंगा। उन्होंने कहा मरता क्या ना करता, ठीक है $10,000 दे दूंगा। उन्होंने एक हथौड़ा मंगाया और 3 बार मारा और जहाज चालू हो गया। उन्होंने कहा कि यार सिर्फ 3 हथौड़े मारने के $10,000? उन्होंने कहा नहीं, 3 हथौड़े मारने का तो सिर्फ $1 था। हथौड़ा कहाँ मारना था बाकी $999 उस बात का था। तो सर सर्विस में जो आदमी जिस इंडस्ट्री में बैठा है, ही इज हैविंग एक्सपर्टीज ऑफ हिज एरिया, तो हमको उसको हमेशा एडमायर करना चाहिए और वो सर्विसेज हमको लेना चाहिए। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अब वो फिजिकल मेहनत नहीं कर रहा, बट दिमाग में उसकी कंटिन्यूसली उस वो चीज सालों को का राउज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। आप सीए समझ सकते हैं या कोई एडवोकेट हो, ये हमारे यहाँ बहुत अंडररेटेड प्रोफेशन है कि जो लोगों को लगता है कि नहीं, इनको पे नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंडिया में सेलिब्रिटीज हो गए या क्रिकेटर्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, इन लोगों के जो बिजनेस को इनके फंड्स को मैनेज करने का एक तरीका होता होगा, उसको क्या अपन एक मिडिल क्लास के लिए कुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं या कैसे? सर देखिए, हम ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के लिए एक राइट। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाए। उनके पास जो साइज ऑफ फंड होता है, उनके पास जितने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो सब एक आम आदमी के पास नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी की तरीके से बात करें तो जनरली अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करना है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, लेट से अगर कोई पर्सन है जिसको फंड 1 साल में चाहिए, किसी व्यक्ति को फंड 3 साल में चाहिए, किसी व्यक्ति को फंड 5 साल में चाहिए, किसी व्यक्ति को फंड 7 साल में चाहिए और किसी को उसके बाद चाहिए, उसके लिए किसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर उसको इन्वेस्ट करना है, 1 साल के अंदर फंड वापस चाहिए, तो उस व्यक्ति को म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाइब्रिड में भी फंड ऐसा होना चाहिए जिसका मैक्सिमम कंपोनेंट जो हो वो सिक्योर्ड हो, सो दैट अगर मार्केट का लॉस भी हो तो उसको उतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो उसमें फिर थोड़ा सा डेप्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, 60-65%, 70% हिस्सा जो हो वो डेप्ट के अंदर इन्वेस्ट हो और बचा 30% जो है वो इक्विटी के अंदर हो।
अगर किसी को रिक्वायरमेंट 1 टू 3 इयर्स के बाद है कि भाई 1 साल तो मुझे पैसे नहीं चाहिए और लगभग 3 साल तक हो सकता है, फिर कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो हाइब्रिड में फिर कैसा जा सकता है, तो फिर वो हाइब्रिड में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं कि 50% डेब्ट, 50% इक्विटी, सो दैट अगर 1 डेढ़ साल 2 साल आप देखेंगे तो दोनों का आपको मिक्स मैच करके एक रिटर्न मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। किसी की रिक्वायरमेंट अगर 3 इयर्स की नहीं है, आफ्टर 3 इयर्स बट बिफोर 5 इयर्स उनको लगता है कि उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फिर अगेन वो हाइब्रिड में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर उनको 80% जो इक्विटी, 20% डेप्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 टू 5 इयर्स का टाइम स्पेन एक बहुत अच्छा टाइम स्पेन होता है। किसी के पास अगर 5 इयर्स से ज़्यादा है तो उसको मल्टी असेट्स अलोकेशन फंड्स पे जाना चाहिए। मल्टी असेट्स अलोकेशन फंड्स के अंदर उसका गोल्ड भी आ जाता है, उसका डेप्ट भी आ जाता है, उसका इक्विटी भी आ जाता है, तो उसके बाद फिर उसको जो है एक अच्छा रिटर्न, बेटर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, जब आप जाते हैं, और फिर वही बात है कि जब आप किसी एक्सपर्ट को लेते हैं तो वो आपकी नीड को समझता है, आपकी पोजीशन को समझता है। और फाइनेंस को लेके ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए सूटेबल हो वो आपके लिए ना हो। इट पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। तो जब भी किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को देखते हैं तो वो देखते हैं कि आपके पास मकान है, नहीं है, आपके पास नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स डाउन द लाइन आपके पास क्या हो सकता है। और हाँ, एक बात और है, आपकी जो भी इनकम है उसका बेयर मिनिमम 6 मंथ का आपके पास जो है लिक्विड फंड हमेशा होना चाहिए। आपकी एवरेज एनुअल इनकम का डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर कोई कॉन्टिजेंसी आपके पास आती है तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकें। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप उठा के पूरा का पूरा पैसा किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर दें और जब ज़रूरत पड़े और वो चीज़ अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आप तकलीफ में आ जाएं। एक मेजर प्रॉब्लम हम लोगों की जो सर्कल है उसमें ये आता है कि कई लोगों को अब मिड थर्टीज या 40s में उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब में फंसे हुए हैं, कुछ स्टार्टअप करना है या वो पैशन फॉलो करना है, तो ये सब छोड़ के आ जाएं। छोड़ भी नहीं सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि एक लाइफ है तो ट्राई कर लेते हैं। फिर उनको ईएमआईज ध्यान आती हैं तो फिर वही ट्रैक पे चले जाते हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन है या उनको जॉब ही करते रहना चाहिए? सर देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। और अगेन एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, वो डोंबिवली में उनके मदर फादर के साथ रहता है। और वहाँ पर उसको लगता है कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो वो दादर में उनके अंकल के पास उसको भेज देते हैं कि वहाँ से उसकी एकेडमी पास पड़ेगी। और जब वो बच्चा दादर में अंकल क्या जाता है तो अंकल उसको सजेस्ट करते हैं कि यार अपनी फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और तू बैंक पीओ की तैयारी चालू कर। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स डाउन द लाइन डेफिनेटली तू किसी भी अच्छी बैंक में एक बैंक पीओ बन जाएगा। वो बच्चा क्रिकेट खेलना जारी रखता है और वो बच्चा बड़े होके रोहित शर्मा बनता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी रोहित शर्मा बन सकता है, लेकिन किस आदमी के अंदर क्या कैलिबर है, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अगर हम सुंदर पिचाई को देखें तो उनकी भी लगभग सेम स्टोरी है कि उनके टीचर ने स्कूल में बोल दिया था कि ही इज़ नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, जबकि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया, आईआईटी से उन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट किया। सो बहुत सी बार आपको लोग जज करते हैं। कभी प्रोफेशनल्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो उनको नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामा ने जो है वो 5 बार ये बोला कि यार बॉस आप फिट नहीं हो। तो आपको कभी आपका अपने वाला जज करता है, कभी आपको कोई प्रोफेशनल जज करता है, कभी कोई रिलेटिव जज करता है। तो जजमेंट हर आदमी अपने हिसाब से करता है, लेकिन सबसे बेहतर जजमेंट कोई किसी का कर सकता है तो हम खुद का खुद कर सकते हैं। पहला जजमेंट हमें खुद करना है। मैं कहीं नहीं होता हूँ या कोई नहीं होता है ये बोलने वाला कि आप लाइफ में सक्सेस लेंगे या नहीं लेंगे। और दूसरा, रिस्क लेते समय सर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, आपके हमेशा जो गोल्स होते हैं, आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे बिजनेस में जाना है, तो जब आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य आपके वैसे होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के काम आए। तो आपके पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल का एक पाथ होना चाहिए। और अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे बिजनेस में एक्सेल करना है, किस बिजनेस में एक्सेल करना है, इवन इफ यू आर इनटू 30 और 35, तो आज से आपको गोल बनाना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली जिस बिजनेस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं उसमें जाने के लिए आपके पास क्या क्या प्रिपरेशन है
वहाँ के रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं, वहाँ पर क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना टाइम उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में लगेगा। सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप पहले शॉर्ट टर्म स्टार्ट करें, किसी के साथ पार्ट टाइम आप स्टार्ट करें, थोड़ा बैठ कर देखें, फ्री में उनके यहाँ जॉब करके समझें, कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को रखें। मिड टर्म गोल के अंदर आप आएँ, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो आप उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझें, और फिर अगर आप स्टार्ट करते हैं या उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। मुझे जैक मा की बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि व्हेन यू आर 20 टू 20 ईयर ओल्ड, तो आपको एक ऐसे बॉस को पकड़ना है जो बहुत अच्छे हों, वो आपको सिस्टम बताएं, वो आपको पूरी इंडस्ट्री बताएं। तो 20 से 30 इयर्स आपको फॉलो करना चाहिए किसी ऐसे आदमी को। और जब आप 30 से 40 इयर्स के बीच में हो तो फिर आपको अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, ताकि जितना आपने वो 30 साल में सीखा है तो उसको आप चरितार्थ कर सकें। जब आप 40 से 50 इयर्स के बीच में हो, तब आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चालू कर देना चाहिए जो आपके उस बिजनेस को आगे ले जा सके, या जो सपने आपने देखे हैं उसको आगे बढ़ा सकें। और जब आप 50 से 60 के उसमें आ जाएं तो नाउ अब आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि लाइफ जीने के लिए है। सो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जवाब मिल गया अरे होगा। सर, मैं रिटायरमेंट तक पहुंच गया। मैं इसको एकदम से यू टर्न करता हूँ। आपने रोहित शर्मा से बात शुरू करी थी। इंडियन पेरेंट्स ने कुछ फिक्स प्रोफेशन को ही करियर मान के फिक्स कर दिया कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये एज एन सक्सेसफुल सीए, और इतना सब आपने जर्नी आपकी इतनी लंबी और इतनी सक्सेसफुल रही है। क्या पेरेंट्स को आप एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों को कहाँ रेस्ट्रिक्ट ना करें, और बच्चों को जो 8th से 12th तक है उन्हें अपने करियर के लिए क्या गोल्स रखना चाहिए? जैसे एक चीज़ मैं आपसे और बात करता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में एक गैप ईयर होता है कि 1 साल में बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि ट्राई करो सब चीज़ें जो आपको अच्छा लग रहा है। इंडियन सोसाइटी में आप पेरेंट्स को और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज एन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए, मैं तो खुद पर लेता हूँ। माय सन इज इनटू 11th स्टैंडर्ड और ही डोंट वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये उसकी इच्छा है और मैंने उसको प्रेज भी नहीं किया। और प्रेज इसलिए नहीं किया कि अगर अंदर से कोई चीज़ किसी के लिए आई है तो वो उस पैशन को फॉलो करे, वो उसके लिए बेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता। तो बहुत सी बार बच्चे उस समय सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। हमें एक बार ये भी देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उसका पोटेंशियल है या नहीं है, उतना हमें देखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं ही इज गुड, क्यों अभी हिंदुस्तान में अगर हम केवल किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, सो मोर देन 10,000 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हर साल एकेडमी में एडमिशन लेते हैं क्रिकेट के लिए। लेकिन अगर आईपीएल लेवल तक भी हम जाने की बात करें तो हार्डली 100 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो वहां पर जाते हैं और पहुंच पाते हैं। अगर हम तब से लेके अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो हार्डली 250 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। तो रिस्क शुड बी ए कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि उसके बाद अगर आप फेल होते हो तो लाइफ में आपके पास हमेशा सेकंड प्लान होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, आप करें, लेकिन आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो पूरी लाइफ की बात है, तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो नेक्स्ट क्या। तो 1 साल जो बोल रहे हैं या 2 साल आप कह रहे हैं, बच्चा ट्राई करे। 1 साल 2 साल में आपको समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर उस फील्ड में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो हम हमेशा उसको सजेस्ट करते हैं कि यार तू कॉमर्स प्लस मैथ्स ले। रीजन बीइंग, प्लेन कॉमर्स लेगा तो तेरे पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे, वहीं तू सिर्फ एक एडिशनल मैथ्स को ऐड कर लेगा तो तेरे पास आगे चल के ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। सो अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सही गाइड करने का हमारा काम है। बच्चे की जो इच्छा है डिस्करेज नहीं करना है कि ठीक है आपकी इच्छा ये कर लीजिए, नेक्स्ट नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन बीइंग पेरेंट्स, मुझे लगता है ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर यहाँ एक्सेल नहीं कर पाया तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years डाउन द लाइन और 3 years डाउन द लाइन इसके पास ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से इसको न तो डिप्रेशन आएगा और मैं इसको हमेशा मोटिवेट करके इसको सेकंड लाइन की तरफ ले जाऊंगा। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया। तो
एडवाइस उन लोगों को जो बोलते हैं कि नहीं हमें हमारे काम से टाइम नहीं मिलता है बट काम हमारे लिए प्रायोरिटी है? सर इट्स ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट Mind ऑफ ऑल management. माइंड मैनेजमेंट सर। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि खरीदो बेचो है, वो तो आपको लगाना है और कुंभकर्ण की तरह सो जाना है। नोटबंदी हुई उसके पहले जो क्लाइंट्स आते थे और कहते थे बहुत परेशान हूँ, जहर खाने के पैसे नहीं है, वो फ़ोन करके पूछे कि नोट बंद हो गए, अब मैं इनको कैसे ठिकाने लगाऊं, मुझे तो ये बताइए। जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो उनके फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, या आपसे यदि नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन्हें क्या एडवाइस दे सकते हैं?